अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने मेटाफिज़िकल पोएट जॉन डॉन और रॉबर्ट हैरिक की बात की थी हमने हॉबर्ट की बात की थी सॉरी। आज के लेक्चर में हमने मज़ीद जो मेटाफिज़िकल पोएट्स हैं उसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो मेटाफिज़िकल पोएट हैं वो है हमारे पास रिचर्ड क्रीशॉ। एंड रिचर्ड क्रीशॉ 1613 में पैदा हुआ था एंड अराउंड 1649 इसकी डेथ हुई थी, विच इज़ नॉट कन्फर्म, एम्बिगुअस है, इसके ऊपर कोई क्लियर एविडेंस मौजूद नहीं है। लेकिन ही वॉज द सन ऑफ द प्योरिटन क्लैरिजीमैन। उसका ताल्लुक एक रिलीजियस फैमिली से था। वो लंदन में पैदा हुआ था और उस इसी तरह से वो मेटाफिज़िकल पोएट था और मेटाफिज़िक्स में उसने काम किया था। उसकी पोइट्री में स्ट्राइकिंग कंसीट था, फैंटास्टिक इमेज उसने यूज़ की थी और यहाँ तक कि उसने इमोशंस को प्रेफरेंस दी थी थॉट्स के ऊपर। सो क्रेशो जो था वो हम मेटाफिज़िकल इसको कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि इसका वर्क जो है आपको डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस देता है। क्योंकि यहाँ पर जो मेटाफिज़िकल बाकी जो पोइट्स थे, जो जो चीज़ें जो फीचर्स उनके पोइट्री में हमें मिलती हैं, तो यहाँ पर वो हमें नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर तो एक तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई टेंशन्स नहीं है उसकी रिचर्ड क्रीशॉ की पोइट्री में। इसके अलावा नो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द माइंड, जैसे कि हमने देखा जॉन डॉन की पोइट्री में देखा, जो जिस तरह से वो कंसीट इस्तेमाल करता है या फिर और भी बाकी जितने भी हैं। और इसके अलावा द मैनर इज़ नॉट कोलोकियल, क्योंकि इसका जो मैनर था वो जॉन डॉन की तरह नहीं था। जैसे कि उसने एक पोइम थी जॉन डॉन की, होल्ड योर टंग, आई एम एड्रेसिंग या आई एम टॉकिंग टू माई बिलव्ड, इस तरह से उसने कुछ एक पोइम की शुरुआत की थी। सो दिस इज़ नॉट द वे टू स्टार्ट अ फॉर्मल पोएम। तो एक आम सा एक तरीका था जॉन डॉन के, एक यूनिक सा था, एक अनयूजुअल तरीका था, तो इस तरह से क्रीशो नहीं था। इसके अलावा जिसके जो इमेजेस जिसने यूज़ किए थे यहाँ पर अपनी पोइट्री में, सो द इमेजेस आर द पिक्टोरल इमेजेस, नॉट द इंटेलेक्चुअल्स। तो इस तरह से बहुत सारी पॉइंट्स पर हम कह सकते हैं कि रिचर्ड क्रीशॉ was not a metaphysical poet, but yet he is considered to be a metaphysical poet, and he wrote some of the volumes. The first one that is the Step to the Temple, and then the Carmen du Nostra. These are the two volumes and poems that he wrote. So the other one we have in the metaphysical poets list, we have a Henry Wagon, and he was born in 1622, and he was उसकी जो मौत हुई थी, उसका जो इंतकाल हुआ था 95 में। he was born in Wales, and he studied in Oxford, and then he studied law there. But after studying law for some time, he turns toward the medicines. उसने medicines पढ़ना शुरू किया। he was learning medicine, उसने medicines में अपनी expertise हासिल की। और उसके जो poem थे, they were beautiful, and they were beautiful rephrased, and there was beautiful lines in his poems. एंड इसके अलावा जो एक रिलीजियस जो एक फीवर था उस एज का, प्योरिटन का, यहाँ पर उसके पोइट्री में हमें रिलीजियस की ग्लिम्पसेस भी यहाँ पर हमें मिलते हैं उसके पोइट्री में। He wrote the volume of the poems in 1646. The name of the poems, the collection of the poem, and the poem ही उसका नेम था। एंड इसके अलावा ऑलर, आस्कैनस, सिलिक्स, सेंटिलेनस, एंटीलिया, रिवीडिया, ब्यूट, ये सारे पोएम्स जो थे ये हेनरी वैगन्स ने लिखे थे। इसके अलावा फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें हमारे पास आता है थॉमस क्रियो। एंड थॉमस क्रियो 1594 में पैदा हुआ था एंड 1639 में, तो ऑलमोस्ट एलिजाबेथन एज में उसकी बर्थ हुई थी। एंड ही वाज डाइड इन द प्योरिटन, जब प्योरिटन पीक पर था। एंड देयर इज द चार्ल्स फर्स्ट कैलिवर्स जिनकी हुकूमत थी और वो पीक पर थे। तो ये दौर था, और यहाँ पर ये इस दौर को हमें पता है कि इस दौर में क्या सब कुछ चल रहा था, किस तरह का टेम्परामेंट था।
तो ये कैंट में पैदा हुआ था। इसने एजुकेशंस ऑक्सफोर्ड से हासिल की थी और इसने भी ही लॉ को पढ़ा था वहाँ पर कैंट में। उसने ऑक्सफोर्ड में उसने मिडल टेम्पल जो जिसको कहते हैं हम, वहाँ पर उसने ही स्टडीड द लॉ। और इस तरह से इसकी जो डेथ थी, इसके डेथ के बारे में किसी को ज़्यादा नहीं पता। वो ऑब्सक्योरिटी में मरा था, ज़्यादा उसकी वो नहीं हुई थी। लेकिन वो एक सक्सेसफुल कोर्टियर था। वो किंग का ख़ास आदमी में कंसीडर किया जाता था और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो जॉन डॉन से एंड जॉनसन से। बेन जॉनसन की बात कर रहा हूँ। सो ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बेन जॉनसन एंड उसके जो कलेक्शंस ऑफ थे पोइम्स थे, उसने भी पोइम्स लिखे थे और यहाँ पर हमें इसमें लिरिकल एबिलिटीज़ पाई जाती हैं। ये माइनर पॉइंट्स थे मेटाफिजिकल पॉइंट्स के या फिर प्योरिटन एज के, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा फिर हमारे पास है इब्राहिम कॉले। और इब्राहिम कॉले जो था वो भी 1618 में पैदा हुआ था। 47 में इसकी डेथ हुई थी। वो भी लंदन में ही पैदा हुआ था और एक वेल्थी फादर का बेटा था। उसने एजुकेशन जो थी कैम्ब्रिज से हासिल की थी, वेस्टमिंस्टर स्कूल से हासिल की थी। और उसको वो एक क्लासिकल वो एक क्लासिकल स्कॉलर जिसको कंसिडर किया जा सकता है। और इसकी जो उसने जो खासकर जो अपना काम किया था, यहाँ सिविल वॉर जब 1642 में शुरू हुई थी बिटवीन द पार्लियामेंट एंड बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द किंग्स। तो इसी दौरान उसने अपना जो किरदार था वो निभाया था एंड ही सपोर्टेड द किंग। उसने एपिकल रोमांस लिखे थे और इसके अलावा उसने पोएम्स लिखे थे, प्लेज लिखे थे और एसेस में भी काम किया था। उसने हिस्ट्रीज में कुछ चीज़ें थी वो लिखी थी। और एपिकल रोमांस में उसने पेरामस एंड थीब्स ये लिखा था अपने 1628 में। इसके अलावा डिवाइडेड्स द मिस्ट्रेस, पिंडारी कोड्स, डिस्कोर्स, वे ऑफ विजन्स कंसर्निंग द गवर्नमेंट। तो ये जो था ये उसने लिखे थे। जो हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पर है वो है एंड्रयू मार्वेल। और एंड्रयू मार्वेल भी क्लर्जी, ही वाज द सन ऑफ द क्लर्जी मैन एंड ही वाज स्टडीड इन कैम्ब्रिज। लेकिन मेनली वो अब्रॉड में ही रहता था और कुछ टाइम के लिए वो ही बिकेम द ट्यूटर ऑफ द डॉटर ऑफ लॉर्ड फेयरफैक्स। और उसने जॉन मिल्टन की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। पहले जब वो ब्लाइंड हुआ था तो उसने कंपोजिंग की थी मिल्टन के लिए। और जब मिल्टन लॉर्ड सेक्रेटरी था क्रॉमवेल की गवर्नमेंट में, तो ये उसका असिस्टेंट था और उसके साथ ही ड्यूटी करता था द फॉरेन टंग। और इसके बाद जब वो रेस्टोरेशन आती हैं, तो रेस्टोरेशन में जब मिल्टन को अरेस्ट किया जाता है तो ही वॉज द वन हु सेव द लाइफ ऑफ मिल्टन एंड इसी की वजह से ही मिल्टन को पार्डन मिल जाती है एंड ही वॉज मिल्टन को छोड़ दिया जाता है। सो ही वॉज अ वेरी इम्पोर्टेंट मैन इन द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। उसने जो काम किया था उसमें था एक हमारे पास रिहर्सल ट्रांसपास्ड फुल। ये पोएम जो था ये फुल ऑफ ह्यूमर था और इसमें बहुत ज़्यादा चार्मिंग पाई जाती है। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, इसमें सेक्सुअलिटी के एलिमेंट है, लस्ट भी है वगैरह, क्योंकि इसमें पैशनेट आर्गुमेंट है। लर्न इमेजरी भी यहाँ पर है। इसकी जो राइमिंग्स है ये भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। एंड ही लव द नेचर एंड फ्रेशनेस ऑफ द गार्डन। और इसके अलावा इसकी पोइट्री में हाई सीरियसनेस है एंड एब्सोल्यूट सिंसियरिटी भी पाई जाती है। तो इसके अलावा हमारे पास इसी दौर में कुछ माइनर और भी पोइट्स है, स्कूल्स ऑफ थॉट्स है, जिसमें हमारे पास एक स्पेंसरियन था तो मेटाफिजिकल था। अब यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं कैलिवर जो किंग्स को सपोर्ट करते थे वगैरह, कैलिवर पोइट्स। एंड रॉबर्ट हैरिकी का इनका कोई अपना कोई थीम था नहीं, लेकिन ये सिर्फ एक कोर्ट पोइट्स थे और इनका सिर्फ एक ही काम था टू एंटरटेन द किंग एंड उसके लिए लिखना था। तो वो ऐसा कुछ खास उसका उनका थीम ये की डेवलपमेंट ख़ास नहीं है। बट शॉर्टली हम उसको डिफ़ाइन करते हैं कि क्या है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो रॉबर्ट हैरिक है, जो 1591 में पैदा हुआ था एंड 1674 में उसमें। तो इसमें लंदन में पैदा हुआ था। उसने एजुकेशन कैम्ब्रिज से हासिल की थी और उसने कुछ लिखे थे, शॉर्ट पोएम्स लिखे थे, जिसमें हमारे पास एक है द नोबल नंबर्स है, हेस्पाइड्स है,
और इसके अलावा उसने एक फ्रेश पैशनेट एक वो उसकी जो पोइट्री थी उसमें ज़्यादा पैशन पैशन मौजूद था, उसमें हाई ऑर्डर्स मौजूद था, और ये भी जॉनसन से और जो क्लासिक थे उससे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इसके अलावा हमारे पास फिर रिचर्ड लवलेस है, उसके भी वॉल्यूम्स ऑफ वर्क हैं, जो 1618 में पैदा हुआ था, 58 में उसकी डेथ हुई थी। उसके जो फर्स्ट वॉल्यूम था लोकास था, ये लिखा था 1649 में, द ईयर व्हेन द किंग्स चार्ल्स फर्स्ट beheaded, एंड ये अपने बेस्ट नोन जो लिरिक्स थे उसकी वजह से पहचाना जाता था, और ये उसने जो लिखे थे दिया फ्रॉम द रीज़न एंड द टू लोकास्टा गोइंग टू द वॉर, ये जो पोएम्स है ये इसके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएम थे। इसके अलावा सर जॉन सैकलिंग भी वन ऑफ द कैलिबरी पोइट था, और उस वो भी एक गे किस्म का था, एक वेल्थी किस्म का इंसान था, जनरस था, वीटी थी, और उसने भी कुछ वर्क लिखा था जिसमें बैलेट अपॉन वेडिंग, वाई सो पेल एंड वैन एंड फाउंड लवर। तो ये सारा काम जो था ये भी कैलिबर पोइट्स का था। एज आई सेड दैट कि वन ऑफ जो इस दौर में जो प्योरिटन एज है जिसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फिगर्स है वो नन अदर देन बट जॉन मिल्टन हिमसेल्फ। उसके बाद फिर हमारे पास जॉन डॉन भी है, एंड जॉन बुनियन भी आता है। सम ऑफ द critics and some of the books are mentioned that he was the prose writer of the restoration period, लेकिन नहीं उस वो अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसी प्योरिटन एज में है, हमने इसको डिस्कस करना है। इसके अलावा सॉन्ग राइटर भी थे हमारे पास, कुछ ड्रामाटिस्ट भी थे, प्रोज राइटर भी थे। So one by one we are going to discuss all those things in this Puritan age, but the main figure of the age is John Milton, that we have already discussed in our previous lectures. बाकी ये जितने भी writers हैं ये they are the minor writers, and they are important in terms of making the background for the upcoming writers. These are the writers, they are liking different things in their works, so it gives space and room to the other writers in the upcoming ages. तो जो उसकी वजह से फिर क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई राइटर है एंड उसका वो फेमस हो जाता है तो उसकी चीज़ उनकी राइटर में, उनकी पोइट्री में, उनके ड्रामास में, नॉवेल्स में ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो इससे पहले राइटर्स जो थे या उसके जो कंटेम्प्रेरीज हैं वो मिस करते हैं, लेक करते हैं। सो द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर फोकस ऑन सच थिंग्स, एंड सर्टेनली दीज आर द राइटर्स, दे आर मिसिंग देयर द डिफरेंट इन वेरियस थिंग्स, they are not focused, they are not centered, their attentions are diverted, and they do not have a specific style, a consistent style or any philosophy of the life. They are just following their own minds without any check and balance, and they wrote whatever comes in their mind, either for the personal benefits or for their own beliefs or convictions, so whatever the reason they had in their minds at that particular time. So but they are considered to be the minor writers, minor authors, poets, dramatists of the age. Thank you so much for today's lecture.